हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली एक चिप होता है, या आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट को ही माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जा सकता है। तो बहुत सारी आईसीज को कंबाइन करके अगर हम बहुत छोटी चिप बनाएं तो दैट इज नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। तो पहला जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करने के लिए मार्केट में अवेलेबल था वो 1970s में आया। और माइक्रो प्रोसेसर का जो बेसिकली यूज़ है वो बिट्स पर डिपेंड करता है कि माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली कितने बिट्स को एक बार में प्रोसेस कर सकता है। तो इनिशियली जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में यूज़ किया गया था वो 4 बिट्स को एक साथ प्रोसेस करने के लिए केपेबल था। तो अगर हम यहाँ लिस्ट देखें कुछ माइक्रो प्रोसेसर की, तो उसमें आप देखेंगे 4004 एंड 4040। तो ये दोनों इंटेल के जो माइक्रो प्रोसेसर थे वो बेसिकली 4 बिट को एक ही टाइम पर प्रोसेस करने के लिए केपेबल थे। अब कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए 4 बिट को फर्दर किस में कन्वर्ट कर दिया, 8 बिट, कि माइक्रो प्रोसेसर एक बार में 8 बिट्स को प्रोसेस करने के लिए केपेबल था। तो उसके बाद जो दो प्रोसेसर हैं वो 8080 और 8085 से, जो कि 8 बिट्स को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। और आज के टाइम पर जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो इन तीनों पर डिपेंडेंट होते हैं। कुछ 16 बिट, कुछ 32 बिट और कुछ 64 बिट को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा बिट्स एक बार में हम प्रोसेस करेंगे उतना ही फास्टली आपका कंप्यूटर काम करता है। तो जितना एफिशिएंट और जितना अच्छा माइक्रो प्रोसेसर आप यूज़ करेंगे आपके कंप्यूटर की स्पीड ऑटोमेटिकली उतनी ही बढ़ जाएगी। तो लेटेस्ट जो माइक्रो प्रोसेसर आज हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली 16 बिट को एक बार में प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर हम बेसिकली किस किस एरिया में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने मोटे मोटे रूप में यहाँ पर 8 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो सबसे पहली बात, जरूरी नहीं है कि इन्हीं एरियाज में हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। आज के टाइम पर कंप्यूटर हर एरिया में यूज़ किया जाता है, ठीक है। बट ये कुछ मेजर सेक्टर्स हैं जहाँ पर कंप्यूटर के बिना आज के टाइम पर काम कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो उसमें सबसे पहला है एजुकेशन। तो एजुकेशन का जो फॉर्मेट है वो आज टोटली चेंज हो चुका है। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप उसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको कभी भी अपना सिलेबस आइडेंटिफाई करना है तो आप वेबसाइट पर जाकर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं आप उसकी वेबसाइट से सिलेबस, या आपके एग्जाम्स कब होंगे, आपका 3 या 4 इयर्स का करिकुलम है, उसकी ड्यूरेशंस, इंपॉर्टेंट डेट्स आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है तो उसकी ई बुक्स अवेलेबल हैं, आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जो आज के टाइम पर कंप्यूटर पर डिपेंडेंट है और वो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। सेकंड है इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग के अंदर कोई भी फील्ड ले लीजिए, चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो, कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो, मैकेनिकल हो, हर जगह जो भी डिवाइसेस होते हैं वो बेसिकली किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू। तो इंजीनियरिंग के अंदर अगर कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है तो मशीन्स को मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आज के टाइम पर हर मशीन को सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है, जिससे रिजल्ट्स बहुत जल्दी निकल के आते हैं और वो एक्यूरेट होते हैं। देन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो बैंकिंग में आपने देखा होगा कि आजकल हम एटीएम मशीन यूज करते हैं जो टोटली सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होती है। तो एटीएम मशीन पर आपको किसी भी पर्सन की जरूरत नहीं है, आप इजीली उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करके अपनी मनी विड्रॉ कर सकते हैं। और आज के टाइम पर ऐसी भी मशीन्स अवेलेबल हैं जो कि मनी डिपॉजिट भी कर सकती हैं, ठीक है। तो बैंक टोटली कंप्यूटर पर डिपेंडेंट हो चुका है। और अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो वो भी, आप अपना इंश्योरेंस कराने के लिए किसी भी कंपनी के वेबसाइट पर जाकर अपना जो प्रीमियम है वो पे कर सकते हैं और आपको ईमेल के थ्रू वो आपकी जो पॉलिसी है वो सेंड कर देता है। तो टोटली पेपरलेस काम होता है और आपको किसी भी ह्यूमन से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इवन इंश्योरेंस जो वेबसाइट्स हैं वो आपको चैट बॉट्स भी प्रोवाइड करती है। मतलब एक चैटिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है जहां पर आप कुछ भी अपनी डाउट्स हैं वो क्वेरी कर सकते हैं और जो वेबसाइट के ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड सॉफ्टवेयर जो रोबोट की फॉर्म में काम करते हैं वो आपके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। अगर आपकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो पाती है तो फिर आप अपने कस्टमर केयर पे कॉल करके उनसे डिस्कशन भी कर सकते हो। देन इंडस्ट्री। तो आज के टाइम पर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, किसी भी तरह की इंडस्ट्री की आप बात करें तो वो कंप्यूटर पर डिपेंडेंट हो चुकी है, ठीक है।
तो कंप्यूटर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज अपना जो डेली बेसिस का काम है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर एंटर होते हैं और एंटर होने से लेकर पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके जब आप एग्जिट करते हैं तो आपका पूरा प्रोसेस कंप्यूटर ऑपरेटेड होता है। जैसे आप एंट्री करते हैं तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर जो गार्ड्स वगैरह उनके पास आईपैड अवेलेबल होता है, वो आपकी फोटो क्लिक कर सकते हैं, आपका डेटा जो टैब है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और जब आप किसी भी इंडस्ट्री को विजिट करते हैं तो कैमरे आपको वॉच करते हैं, कैमरे का जितना भी डेटा जनरेट होता है वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। देन जो भी जिस भी पर्सन से आप मिलते हैं या बात करते हैं तो वो भी आपसे जो भी डिस्कशन करता है उसके लिए एज हेल्प कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है कि आपको कोई भी डिटेल प्रोवाइड करनी है या आपकी डिटेल को स्टोर करना है, तो हर जगह पर कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। देन साइंस एंड मेडिसिन, तो साइंस में रिसर्च के लिए, मेडिसिन में जैसे आपको कोई भी बीमारी हुई, आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपकी जो रिपोर्ट्स होती है वो भी कंप्यूटर जनरेट करता है। आपको एक प्रिंटेड फॉर्म मिलता है जिसमें आपकी जो भी आपने डायग्नोसिस करवाया है उसकी पूरी डिटेल्स अवेलेबल होती है। तो साइंस और मेडिकल इंडस्ट्री भी कंप्यूटर पर डिपेंडेंट है। एंटरटेनमेंट की बात करें तो सिनेमा या कोई भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़, लाइक आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेब सीरीज अवेलेबल हैं जो कि आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप्स के थ्रू आप उसको डाउनलोड करके प्ले कर सकते हैं। तो वो भी बेसिकली किसके थ्रू बनाई जाती हैं? कंप्यूटर्स के थ्रू। आपने देखा होगा कि वेब सीरीज या मूवीज के अंदर बहुत सारे एनिमेशंस होते हैं, VFX अप्लाई किए जाते हैं, तो वो सब किसके थ्रू होता है? कंप्यूटर के थ्रू। तो जो रियल में पॉसिबल नहीं है वो भी पॉसिबल करवाने के लिए कंप्यूटर एंटरटेनमेंट में यूज किया जाता है। देन बिजनेस, तो बिजनेस के अंदर जैसे आपको सैलरी कैलकुलेशन करना है तो सॉफ्टवेयर यूज करना है, टैक्स सबमिट करना है तो सॉफ्टवेयर यूज करना है, और जैसे इंडिया के अंदर GST आज के टाइम पे यूज किया जाता है तो उसकी पूरी कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। तो बिजनेस के अंदर भी आपको कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है तो बिजनेस को ऑपरेट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। एंड लास्ट वन इज टेलीकम्युनिकेशन। तो जितना भी कम्युनिकेशन होता है आज के टाइम पर, आपने देखा होगा हर बिजनेस यूनिट जिसका भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं वो एक कस्टमर केयर सेल क्रिएट करके रखते हैं जिनसे आप जो प्रोडक्ट आपने परचेज किया उसका सपोर्ट यूज कर सकते हो। तो वो पूरा जो सपोर्ट होता है वो नेटवर्क पर डिपेंडेंट होता है। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप जिस पर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसके थ्रू उन कंपनीज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो क्वेरीज है उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मोटे मोटे 8 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, बट अगर आप एनालाइज करें तो आज के टाइम पर कंप्यूटर हर एरिया में प्रॉपरली यूज किया जाने लगा है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू पर्पस। तो पर्पस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक और एक होता है जेनेरिक। तो स्पेसिफिक कंप्यूटर्स जो होते हैं, तो स्पेसिफिक कंप्यूटर एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जो सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर यूज़ किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए यूज़ किया जाएगा। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पर जो कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं वो सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उन कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो जेनेरिक होते हैं, जैसे आप कोई भी बिजनेस के अंदर इंटरनेट यूज़ करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस कंप्यूटर पे आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप MS वर्ड एक्सेल को भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई ग्राफिकल पिक्चर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकते हैं, आप ऑडियो वीडियो प्ले करना है तो वो सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं और वो उसी अकॉर्डिंग अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडलिंग टेक्निक। तो इसमें 3 कैटेगरीज हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। तो अगर एनालॉग की बात करें तो इसका एक एग्जांपल होगा क्लॉक, जो कंटिन्यूस स्ट्रीम जनरेट करता है। तो क्लॉक में क्या होता है कि आप वो कंटिन्यूसली रोटेट होता है, हर मिनट और हर सेकंड का जो भी डेटा है वो आप उससे फैच कर सकते हैं, वो कभी भी ऑफ नहीं होता। तो ऐसी जो डेटा है उसको हम एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू मैनेज करते हैं।
अगर हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर्स की, तो डिजिटल कंप्यूटर्स बेसिकली बाइनरी पर काम करते हैं, जहां पर 0-1 फॉर्मेशन होता है और वो डिसकंटिन्यूसली काम करते हैं। मतलब डेटा प्रोड्यूस करना है तो बिट्स 1 हो जाते हैं, डेटा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो बिट्स 0 हो जाते हैं। तो वो एक कंटिन्यूस स्ट्रीम के अंदर काम नहीं करता है, वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में काम करता है। और अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें इनपुट कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि अगर एनालॉग इनपुट है आप उसको प्रोसेस करके डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर डिजिटल इनपुट है तो प्रोसेस करके आप उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एनालॉग टू एनालॉग, डिजिटल टू डिजिटल भी प्रोसेस हो जाएगा। तो वो हाइब्रिड होता है जो दोनों के टास्क या दोनों के डेटा को मैनेज करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो जो पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप आप यूज करते हैं वो बेसिकली किसको बिलोंग करते हैं? डिजिटल डेटा हैंडलिंग टेक्निक को। और जो क्लॉक हम यूज करते हैं वो बेसिकली बिलोंग करती है एनालॉग डेटा हैंडलिंग टेक्निक को। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड परफॉर्मेंस जो कंप्यूटर्स का क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप्स का है। तो टोटल 4 टाइप्स यहाँ लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर। तो आज के टाइम पर जो कंप्यूटर आप यूज करते हैं वो बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का साइज बहुत ही कम होता है और इनकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है। तो बेसिकली जो माइक्रो कंप्यूटर आप यूज करते हैं उसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप और फॉर एग्जांपल आप टैब यूज करते हैं, तो ये सब माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। और इसमें जो कैलकुलेशन है वो 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट, तो इस तरह के प्रोसेसर हम यूज करते हैं जो कि कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। तो अगर 8 बिट प्रोसेसर यूज किया तो स्पीड कम होती है, बट आज के टाइम पर 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से माइक्रो कंप्यूटर्स की जो स्पीड है वो काफी इंक्रीज हो चुकी है। अब अगर बात करें मिनी कंप्यूटर की, तो मिनी और माइक्रो को कंपेयर करेंगे तो मिनी कंप्यूटर का जो साइज है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। और ये पहले के टाइम पर यूज किए जाते थे, आजकल हम इनको यूज नहीं करते। और उसके बाद आता है मेन फ्रेम। तो मेन फ्रेम का साइज भी मिनी कंप्यूटर से ज्यादा होता है। तो बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को बड़े बड़े घरों में रखना होता था, फ्रेम्स बनाकर रखना होता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इनका साइज बहुत ही ज्यादा होता था। ठीक है, तो अगर हम माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम की बात करें तो बेसिकली हम माइक्रो कंप्यूटर्स को आजकल प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनका साइज बहुत ही कम होता है और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। एंड लास्ट वन इज सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर नॉर्मल यूसेज के लिए काम में नहीं आता है, वो बेसिकली रिसर्च और जो साइंटिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं, या जो भी मतलब बहुत बड़े लेवल की कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए जो कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं वो बेसिकली सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। तो नॉर्मल यूसेज के लिए हम माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं। पहले के टाइम पे मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किए जाते थे, और बहुत लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए सुपर कंप्यूटर यूज किए जाते हैं।